Bismillahirrahmanirrahim. By the name of Allah, the most merciful and gracious. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. जिस तरह की प्रीवियस सेशंस में भी मैंने रिसर्च प्रॉब्लम पर्पस और इस सारी चीज़ों के ऊपर मैंने बात की, लेकिन चूंकि वो वीडियो ऑडियो रिकॉर्ड नहीं बनाई और थोड़ा इसमें कंफ्यूजन था तो मैंने कहा आप लोग भी क्लियर हो जाएं। अच्छा जी, फर्स्ट लेक्चर में, इन द वेरी फर्स्ट लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन कर ली कि रिसर्च क्या है, फिर इसकी हिस्ट्री के हवाले से हमने बात कर ली, ठीक है। फिर हमने एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस इन डिटेल पे डिस्कस की, फिर हमने रिसर्च प्रोसेस को नर्सिंग प्रोसेस के साथ कंपेयर कर ली, ठीक है। सो दैट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव्स दैट वी हैड कवर्ड इन फर्स्ट सेशन। जो हमारा सेकंड सेशन है, इसमें जो फर्स्ट लेक्चर था, इसमें हमने रिसर्च प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस की कि रिसर्च प्रॉब्लम्स क्या होते हैं, रिसर्च पर्पस क्या होते हैं, क्वेश्चंस हम कैसे डिफाइन करेंगे, हम क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, हाइपोथेसिस कैसे डेवलप करेंगे, ठीक है, एंड लिटरेचर रिव्यू। सो रिसर्च प्रॉब्लम ऑलरेडी हमने इसमें डिस्कस की हैं, तो फिर भी हम कोशिश करेंगे कि आज वो प्रीवियस वाला गो थ्रू करें और जो आगे हमारा मेन कंसर्न टॉपिक है हम उसको इन डेप्थ डिटेल में स्टडी कर लें। So objective yesterday already described, और we can say आपको overview objective के हवाले से मैंने लास्ट लेक्चर में दिया था, ठीक है, कि हमारा इस सेशंस में क्या क्या चीजें होंगी कि हम मतलब आप लोग इस चीज के फिर काबिल होंगे कि रिसर्च प्रॉब्लम क्या होते हैं और रिसर्च पर्पस क्या है, ठीक है। आपको ये भी पता होंगे कि हम रिसर्च प्रॉब्लम को कैसे फार्मुलेट करेंगे और रिसर्च पर्पस कैसी हम लिखेंगे एक स्टडी के लिए। इसके बाद फिर हमने इंशाल्लाह आगे आप लोग को ये भी पता लग जाएंगे कि हम रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स एंड क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ हाइपोथेसिस का पता चल जाएगा, स्कोप ऑफ लिटरेचर रिव्यू कि हम लिटरेचर रिव्यू कैसे करेंगे, ठीक है। और इसके बाद फिर हम आगे इसके जो स्टेप्स हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, और इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, ये हम क्यों करते हैं। तो ये सारी चीजें हम इस यूनिट में कोशिश करेंगे कि इन डिटेल कवर कर लें। तो जो प्रीवियस क्लास था, इस क्लास में हमने रिसर्च प्रॉब्लम के हवाले से बात की है। ट्रेड हमारा क्लास में लगा सीधा कम स्कूली लोग की चला दे खलक जान जरिए रिसर्च प्रॉब्लम बेसिकली क्या होते हैं कि एक क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, एक इश्यूज आते हैं और वो इश्यूज आपने उठा के उसको सॉल्व करना है, ठीक है। सो आज हम इसके ऊपर ज्यादा बात तो नहीं करेंगे क्योंकि कल हमने डिटेल पे ये डिस्कस किए हैं कि आपने इसको किस तरह फॉर्मुलेट करना है। अच्छा जी, research problem is an issue or concern that an investigator or the researcher present and justify in a research study, ठीक है। यानी आप रिसर्च में क्या करते हो कि सबसे पहले रिसर्च प्रॉब्लम उठाते हो, एक क्वेश्चन उठाते हो, ठीक है, इसको आप स्टडी करते हो, इसके लिए रिसर्च मेथोडोलॉजी बनाते हो, इसके लिए डेटा कलेक्ट करते हो, फिर एनालाइज करते हो और फिर आखिर में आप इसके आंसर देते हो, ठीक है। तो उसको फिर हम कहते हैं रिसर्च प्रॉब्लम या रिसर्च क्वेश्चन और इसका आंसर। फिर आगे हम थोड़ा सा दूसरी स्लाइड्स में या मेरे बुक से कुछ पॉइंट्स उठाए वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि आपने रिसर्च प्रॉब्लम जब आप बनाती हो तो अपने एस्पेक्ट्स पे जरूर फोकस करना है। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम इज वेरी इंपॉर्टेंट। द रिसर्च प्रॉब्लम इज द फर्स्ट स्टेप, कि जो फर्स्ट स्टेप रिसर्च प्रॉब्लम में है दैट इज कॉल्ड आइडेंटिफिकेशन। यानी आप लोगों ने जब आप डेटा कलेक्ट करते हो सो द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज एक्सेसिबिलिटी। यानी आप कहां से डेटा कलेक्ट करते हो। सो सबसे पहले आप लिखें कि सिग्निफिकेंस क्या होगा, यानी ये जो स्टडी मैं कर रहा हूँ इसका या जो रिसर्च प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम सिर्फ मुझे है, प्रोफाइडर नर्सिंग कॉलेज की नर्सिस को है, आरएमआई की नर्सिंग को है, या ओवरऑल नर्सिंग प्रोफेशन को है, और अगर मैं ये स्टडी कर रहा हूँ तो इसकी वजह से क्या हो सकते हैं, ठीक है। तो आपने इस चीज को गौर से देखना है। फिर इसके बाद जब आपने सिग्निफिकेंस लिखी तो सिग्निफिकेंस के बाद दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होते हैं रिसर्चेबिलिटी। यानी कि जब आप उसको प्रॉब्लम आपने आइडेंटिफाई की है, लेकिन आप जब इसके ऊपर रिसर्च करते हो, आप इसके ऊपर डेटा कलेक्ट करते हो, आपको डेटा नहीं मिल रहा,
सो फिर भी ये प्रॉब्लम तो आप सॉर्ट आउट नहीं कर सकते हो, ठीक है। और द थर्ड वन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है दैट इज कॉल्ड द इन्वेस्टिगेटर इंटरेस्ट। तो अगर आपकी इंटरेस्ट नहीं है, आपकी आप चाहे जितना जबरदस्त प्रॉब्लम क्यों लो, लेकिन इन्वेस्टिगेटर करे कि यार बस ये क्या टॉपिक है, इसको मैं कैसे करूँ, तो लेजीनेस शो करते हैं, तो फिर ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकता। तो इसलिए हम जितने भी रिसर्चर्स होते हैं, इसका एक फार्मूला ये है कि जब आप रिसर्च टॉपिक सेलेक्ट करते हो, तो हमारे पास पोस्टर के बहुत सारे स्टूडेंट यूं आते हैं कि सर हमें टॉपिक दे दो, हमें टॉपिक दे दो, हम इसके ऊपर सर्च करेंगे। तो हमेशा याद रहे कि जो रेडीमेड टॉपिक्स होते हैं उसमें आप बाद में फंस जाओगे, ये आप बाद में जरूर फंसोगे, इसमें कोई इशू नहीं है। क्योंकि जब आप टॉपिक खुद सेलेक्ट करते हो ना, तो आप उसके हर एस्पेक्ट को देखते हो कि ठीक है जी, मैं सुपरवाइजर के पास जा रहा हूँ, ठीक है, ये मेरा टॉपिक है, लेकिन ये सुपरवाइजर मुझसे क्या क्या क्वेश्चन पूछेंगे। अच्छा, जब मुझसे पूछेंगे कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है, तो मैंने पहले सिग्निफिकेंस को देखना है, मेरे लिए इसका क्या सिग्निफिकेंस है, कम्युनिटी के लिए इसका क्या सिग्निफिकेंस है, एंड प्रोफेशन के लिए इसका क्या सिग्निफिकेंस है। अगर ये टॉपिक ये स्टडी मैं करूँ तो क्या फायदा होगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें जब आप जहन में याद करते हो, फिर इसकी रिसर्चेबिलिटी आप करते हो, जी ये जो डाटा है मुझे कितने आर्टिकल्स चाहिए, फिर सपोज 10 आर्टिकल है, 20 आर्टिकल है, हाँ मेरे पास तो आर्टिकल्स है, वो आर्टिकल्स मेरे टॉपिक को रिफाइन कर सकते हैं कि नहीं, क्या ये जो पॉइंट्स है ये मैं आर्टिकल से उठा सकता हूँ कि नहीं, हाँ ये भी मैं उठा सकता हूँ, ठीक है। जो अगर सुपरवाइजर ने ये क्वेश्चन पूछा तो मैं इसको ये आंसर दूंगा, ठीक है, ये बात भी क्लियर है। इसके बाद आप क्या करोगे, आप इसके बाद जाके ना ये सर्च करते हो कि जी अगर मुझसे सुपरवाइजर ये पूछे कि आपने ये टॉपिक उठाया है, आपने कौन कौन से वेबसाइट पर सर्च किए हैं, ठीक है। तो आप बैठ के देखेंगे कि जी मैं पहले डाटा कलेक्ट करता हूँ, मतलब सर्च करता हूँ वेबसाइट्स के लिए। सो आप पेज की कॉलम पे जाके देखते हो, फिर साइंस जाके देखते हो, एनआईएल पे देखते हो, ठीक है, वेब ऑफ साइंसेस पे आप देखते हो, ठीक है। ये इंशाल्लाह मैं आपको इस जो डेटाबेसेस है इसके बारे में भी वन का, ठीक है। सो ये मैं अपनी सख्त उसर आगली जो बराबर तरफ बगिदान शिकना ते شو بتلاقي أنا شوف عطل بقديم كده مش. सो रिसर्च प्रॉब्लम में इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या था, सिग्निफिकेंस, दूसरा जो है रिसर्चेबिलिटी, तीसरा जो है इंटरेस्ट होते हैं। अच्छा, आपसे सुपरवाइजर पूछते कि जी वकार या शोएब उजीवर, आपने टॉपिक सेलेक्ट किया, आपने इस टॉपिक क्यों सेलेक्ट किया, क्या इंटरेस्ट है। तो आप कहेंगे कि सर मेरा एक्सपोजर इस प्रॉब्लम के साथ बहुत ज्यादा है, मेरी कोलीग्स ने भी बहुत सारे पॉइंट्स इसके बारे में बताया कि ये पॉइंट्स बहुत बार बार ये इश्यूज आ रहे हैं, ठीक है, तो इसलिए फिर मैंने ये टॉपिक उठाया, ठीक है, सही है। फिर हम वर्ल्ड वाइड देखते हैं ना कि मतलब क्या ये जो इश्यूज उठाए हैं ये ठीक है कि नहीं। लेकिन आप, मैं इसलिए ये कह रहा हूँ स्पेशली जो पोस्टारिंग के स्टूडेंट्स हैं, ये जहन से बात मुकम्मल निकालें कि जब भी आप आते हो ऑफिस में कहते हो कि सर हमें रेडीमेड टॉपिक दे दें, अब यकीन मानिए मैंने आज रात या सुबह जब नमाज के लिए उठा उस टाइम एक टॉपिक मेरे जहन में आया, वो इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक है, लेकिन वो इतना कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, तो अब स्टूडेंट आते हैं तो मैं उसको वही टॉपिक दे दूं, वही जाके इस पे काम करेंगे तो बीच में फंस जाएंगे। इससे बेहतर है कि आप लोग टॉपिक जब भी सेलेक्ट करते हो यू हैव टू सेलेक्ट बाय ओन, आप उसको सर्च आउट करें, जो प्रीवियसली हमने डिटेल पे बात की है कि आपने उसको सर्च करना कैसे है, आपने कहाँ से उठाना है, ठीक है। सो दिस इज द सेकंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, जो कि डिपेंड करते हैं आपके इंटरेस्ट के ऊपर। अब लेट सपोज एक बंदा है, एक स्टाफ नर्स है या रजिस्टर्ड नर्स है, सॉरी, वो काम कर रहे हैं गायनी डिपार्टमेंट, मैं इसको कहूँ कि जी बच्ची आप जाइए और ऑन्कोलॉजी पेशेंट में रिसर्च करें, तो वो तो इनकार नहीं करेंगे क्योंकि इसकी मतलब मजबूरी है, लेकिन इसके लिए बहुत डिफिकल्ट होगा। बनिस्बत ये कि मैं उसको कहूँ कि आप अपनी गायनी में एक टॉपिक उठाएं,
ताकि एक्सेसिबिलिटी हो, आप इंटरेस्ट हो, आप कहें कि यार मैं कल अगर गायनी डिपार्टमेंट में हूँ और कोई मुझसे पूछे तो मैंने इतना स्टडी किया होगा, तो मैं खुशी खुशी उसको बताऊंगा कि जी मेरे पास रिसर्च एविडेंस मौजूद है कि ये क्लेम्शिया और प्री क्लेम्शिया इसके साथ कंसर्न है। तो आपकी एक वैल्यूज होंगे। जब आप गायनी डिपार्टमेंट में हो, गायनी में आप ऑन्कोलॉजी कैंसर की बात कर रहे हो, तो ये कहाँ से? एक तो गायनी में चलो पेशेंट्स आते नहीं है कैंसर के, और चलो अगर यूट्राइन कैंसर और रेयर एक केस है तो इसमें क्या होगा, आप क्या करोगे? तो फिर हम भी पेशेंट रेफर करते हैं ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट। ठीक है, सो इसलिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एज योर एरिया ऑफ एक्सपर्टीज, जहां पे आपके एक्सपर्टीज है, प्लस योर सेट ऑफ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कहाँ पे है आपकी? मेरा तो अपना मशवरा ये होता है कि जो लोग जहां भी काम करते हैं तो वहां पे वो इजीली आइडेंटिफाई करते हैं कि प्रॉब्लम्स क्या चल रही है। So that is why interest and expertise is very important for the research problem identification. And the third one is accessibility. Sorry, not the third one. Third we already covered significance. The second one we covered about the researchability. The third one we covered, what we can say, the third one we covered interest. And the fourth one is accessibility. यानी अगर मैं ये स्टडी करूं तो क्या मैं वहां पे जा सकता हूं, मैं डेटा कलेक्ट कर सकता हूं कि नहीं? मुझे इंटरेस्ट भी है, मुझे पसंद भी है, मैंने डेटा भी इसके ऊपर मतलब पायलट स्टडी भी की है लेट्स सपोज, लेकिन क्या मैं जाके उस वहां पे एक्सेस कर सकता हूं कि नहीं? एक्सेस के लिए आपके पास पैसे होना चाहिए, तो आपके पर्सनल ट्रांसपोर्ट, पर्सनल मनी, ठीक है, जिसपे आप मुख्तलिफ डेटा जो है आप पब्लिकेशन तक, पब्लिकेशन तो बाद की बात है सॉरी, यानी जब आप डेटा लेते हो तो डेटा कलेक्शन के लिए टूल्स चाहिए होते हैं, फिर क्वेश्चनियर्स, फिर अगर क्वालिटेटिव स्टडी है तो आप स्टैटिस्टिशियन को रिक्वेस्ट करते हो, उसको पैसे देते हो। ये इस तरह क्वांटिटेटिव में भी तो एक्सेसिबिलिटी है कि नहीं, आपके पास पैसे की नहीं, बजटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। कि अगर आपके पास अगर बजट है तो आप कर सकते हो, अगर बजट नहीं है तो आप कैसे कर सकते हो? ठीक है, सो इसके अलावा फिर हम लेट सपोज मैं एक रिसर्च कंडक्ट कर रहा हूँ, मैं लेबोरेटरी में कंडक्ट करूँ, तो क्या मुझे लेबोरेटरी एक्सेस मिलेंगी कि नहीं? लेबोरेटरी का जो फीस है, ठीक है, ये तो आप लोगों को इसलिए पता नहीं कि आप न्यू बंदे हो, जब आगे इंशाल्लाह आप जाओगे ना तो जो रेंडमाइजेशन होते हैं ना, जिसमें एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होते हैं, स्पेशली जो फॉरेन सॉरी जो क्या नाम है, जो एग्रीकल्चर वाले लोग होते हैं ना, एग्रीकल्चर वाले और फार्मास्यूटिक्स वाले, वो उसके लिए मुख्तलिफ माइस, रेट्स, रैबिट, वो मतलब पैसों पे लेते हैं। यहाँ पे एक डिपार्टमेंट में, उस डिपार्टमेंट में उसको ग्रूम करते हैं, फिर रोजाना जाते हैं, उसको इवाल्वेट करते हैं, इसके नरिश मतलब इसके परवरिश वगैरह को भी देखते हैं कि मर न जाए, ठीक है, और आहिस्ते आहिस्ते पैसे भी देते हैं। तो ये क्या अगर आप रिसर्च प्रॉब्लम उठाते हो तो आप एक्सेसिबिलिटी है कि नहीं? अब लेट सपोज हम काम करते हैं नर्सिंग के फील्ड में, ठीक है, और मैंने टॉपिक उठाया है टीवी एंकर के ऊपर, ठीक है, या मैंने पॉलिटिशियंस के ऊपर, तो क्या ये रिसर्च प्रॉब्लम मेरी फील्ड के साथ कोरिलेट है? नहीं। तो अगर ये डेटा आ भी जाए तो कोई नर्सिंग में एक्सपर्ट नहीं करते, जिस तरह कि मैंने कल आपको पीयर रिव्यू जर्नल्स की बात की, या लेट सपोज आप काम कर रहे हो रिसर्च नर्सिंग में, ठीक है, और आपने एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट, आप चाहते हो कि मैं जो फीमेल लोग होते हैं, जो ट्रांसजेंडर उसको कहते हैं, आप ट्रांसजेंडर के ऊपर मैं डेटा कलेक्ट करूं, तो क्या आपको ट्रांसजेंडर वाले डेटा इजीली दे सकते हैं? आपने बहुत जबरदस्त प्रॉब्लम उठाया, मेरे पास आए हो, मैंने कहा कि जी बच्ची ये टॉपिक तो बिल्कुल जबरदस्त है, ठीक है, अब जाके इसके ऊपर काम करो। लेकिन जब आप डेटा कलेक्शन पे जाते हो ना, आपको ट्रांसजेंडर मिलती नहीं है, जब आपको मिलते हैं तो आपको डेटा आपको नहीं देते। तो जब आपने सारा प्रोसेस करके करके आखिरी आधा स्टेप आपने कवर किए और आधा स्टेप के बाद आप दोबारा आते हो और फिर मुझे कहते हो कि सर ये टॉपिक मैं चेंज करना चाहता हूँ क्योंकि मुझे तो टॉपिक में डेटा नहीं मिल रहा, ठीक है, तो ये है। अब लेट्स सपोज आप उस टॉपिक के लिए एक और काम करते हो, तो ये भी नहीं पॉसिबल है ना, इसमें मसला है।
अब एक और काम करता हूँ, आप कहते हो कि मैं इस तरह करूँ कि मैं एक ट्रांसजेंडर को पैसे देता हूँ, उसको मैं ट्रेन करता हूँ, या मैं एक फीमेल को पैसे देता हूँ, उसको मैं ट्रेन करता हूँ, और जब मैं इसको ट्रेन करूँ, उसको मैं 2-3 दफा सारी चीजें बताऊं, फिर मैं इससे इंटरव्यू ले लूं, फिर मैं कहता हूँ कि जी आप जाएं और उन बाकी ट्रांसजेंडर से डाटा कलेक्ट करें। तो यहाँ पे मेरा क्वेश्चन ये होगा कि जी इसमें तो 22 होते हैं, 22 क्या होते हैं, एरर्स होते हैं, क्योंकि एक पर्सन टू पर्सन होते हैं ना, ये सेकेंडरी पर्सन होते हैं, तो फिर इसमें मुख्तलिफ 22 होते हैं, स्पेशली इंफॉर्मेशन 22 होते हैं। तो फिर भी आपको क्या कहेंगे सर मैं क्या करूं, यू हैव द ऑप्शंस कि आप जाके इस डाटा को वाइंड अप करिए इस जगह पे और दूसरा प्रपोजल तैयार करें। तो इससे बेहतर है कि जब आप रिसर्च करोगे ना, रिसर्च इसलिए मैंने थोड़ा ज्यादा डिटेल इस पे ले रही कि जब आप रिसर्च करोगे तो रिसर्च के लिए कोशिश करें कि क्वेश्चन खुद डेवलप करें, और क्वेश्चन डेवलप करने से पहले आप इस 4 एस्पेक्ट्स को देखें, ये अपने पास पेज पे लिखे, ठीक है। तो जब आपसे कोई लेट सपोज आप प्रपोजल प्रेजेंट करते हो जीसी में, इंशाल्लाह उम्मीद है कि उस टाइम पर हम जीसी में भी करेंगे ना, तो जब आप जीसी में करते हो, मैं आप लोग इससे कहते हो कि जी आप रिसर्च प्रॉब्लम्स आपका क्या है, तो आप कहते हो कि मेरा ये रिसर्च प्रॉब्लम है। मैं को कहूँ कि जी शोएब, वकार, फजल हुसैन, क्या इसका सिग्निफिकेंस है, तो आप कहते हो कि है। जी आपके लिए इसका क्या सिग्निफिकेंस है और आपकी कम्युनिटी के लिए इसका क्या सिग्निफिकेंस है, आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो आप इंट्रोडक्शन जब आप लिखते हो ना, तो कहती है द पर्पस ऑफ दिस रिसर्च, ठीक है, तो आप इसमें फिर डिफाइन करते हो। सो आपने बताना है। फिर मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछता हूँ कि जी जब आपने सिग्निफिकेंस बताया, क्या इसके ऊपर रिसर्चबिलिटी है, आपको आर्टिकल्स वगैरह मिली हुई है, आप कहते हो जी सर मुझे आर्टिकल्स मिले हैं, वो सपोर्टिंग आर्टिकल्स मेरे पास है, ठीक है। फिर इसके बाद मैं आपको कहता हूँ कि जी आपका इस आर्टिकल्स में इंटरेस्ट है या इस टॉपिक में इंटरेस्ट है, तो आप कहते हो कि जी मेरा इंटरेस्ट है। मैं आपसे फिर पूछता हूँ किस तरह इंटरेस्ट है, क्यों आपका इंटरेस्ट है इसमें, तो आप ये कह सकते हो कि सर ये जो टॉपिक डोमेन है ये मेरी एक्सपर्टीज के साथ लिंक करता है, ठीक है, मेरी मीन जहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ, जहाँ पे मेरा एक्सपोजर हो रहा है, ये वहां पे मैंने इजीली असेस की है, ठीक है, तो इस वजह से मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर काम करूँ। बोलिए। अब 10 मिनट हाँ। सो सॉरी बच्चों, यहाँ पे हमने तो ऑलरेडी बहुत सारी चीजें डिस्कस की, लेकिन मैडम मेरा कोई इशू आया कनेक्शन में, तो इसलिए फिर हम थोड़ा दोबारा रिफाइन करते हैं। आज जो हमारा कंसर्न टॉपिक था वो ये था कि रिसर्च प्रॉब्लम जब हम आइडेंटिफाई करते हैं, तो रिसर्च में सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होते हैं कि आप रिसर्च प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करें। तो रिसर्च प्रॉब्लम मतलब रिसर्च क्वेश्चन आपको सुपरवाइजर भी कह सकते हैं, आप अपना क्लिनिकल एक्सपर्टीज से भी उठा सकते हो, आप प्रीवियस एक्सपीरियंस से भी उठा सकते हो, ठीक है। लेकिन 4 पॉइंट्स जो मेजर हमने डिस्कस की वो क्या है कि द फर्स्ट थिंग इज सिग्निफिकेंस, यानी ये जो रिसर्च प्रॉब्लम आप कर मतलब क्वेश्चंस आपने उठाया इसका सिग्निफिकेंस क्या है, आपके लिए इसका कैसे सिग्निफिकेंस है, आप क्यों करते हो स्टडी, और आपकी फील्ड्स के लिए आपकी कम्युनिटी के लिए इसका क्या सिग्निफिकेंस है। द सेकंड थिंग एज द रिसर्च जब आप करते हो तो इसमें होते हैं रिसर्चबिलिटी, यानी मतलब ये है कि एक न्यू टॉपिक आप उठाते हो तो आप इसके इंट्रोडक्शन कहाँ से लिखेंगे, आप उनकी मतलब जो लिटरेचर रिव्यू है वो कहाँ से करोगे। तो अगर आपके पास फिर बाद में मटेरियल्स नहीं होते तो फिर ये टॉपिक आप आगे प्रोसीड नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें आपने डेटा कलेक्शन करना है, डेटा एनालिसिस करना है, ठीक है, फिर आपकी कंक्लूजन करना है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इसमें डिस्कशंस होते हैं। सो डिस्कशन में हम 2 पॉइंट्स उठाते हैं, एक होते हैं सिमिलरिटीज एंड एक होता है डिफरेंसेस। फिर आप कहोगे कि मेरा जो क्वेश्चंस है इसका रिजल्ट फला स्टडी के साथ सिमिलर आया, तो ये सिमिलर आया, क्यों सिमिलर आया, फिर आपने क्यों स्टडी की, तो आप उसकी बाद में फिर रीजन देते हो कि सिमिलर आया लेकिन इसकी वजूहात ये है। फिर आप डिफरेंसेस भी लिखते हो कि जी मेरा ये स्टडी फला की स्टडी 2008 में हुई है, इससे ये डिफरेंट है, इसके लिए वजूहात। तो इसलिए मैं आप लोगों को कहता हूँ कि जब आप रिसर्च करते हो तो रिसर्च क्वेश्चंस या प्रॉब्लम जब उठाते हो, ठीक है, तो आप खुद फाइंड आउट करें, और रिसर्च मेथडोलॉजी में इतना टाइम नहीं लेते, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स होते हैं वो रिसर्च प्रॉब्लम होते हैं। कि अगर फॉर एग्जांपल आपने प्रॉब्लम सही आइडेंटिफाई की है,
आपको ये 4 एस्पेक्ट्स कवर कर देते हैं, तो आप फर्दर इसके ऊपर इजीली काम कर सकते हो। तो 2 एस्पेक्ट्स हमने कवर कर ली। तीसरे एस्पेक्ट्स होते हैं इंटरेस्ट। अब अगर फॉर एग्जांपल आप रिसर्च करते हो और मैं आपको डेटा दे दूं या मैं आपको बताऊं कि ये आप इस प्रॉब्लम को उठाएं, तो जब आप जाके उसको स्टडी करते हो आप सेटिस्फैक्टरी नहीं होते हो कि यार ये किस तरह के क्वेश्चंस हैं। लेट्स सपोज ऑलरेडी मैंने एग्जांपल दी है कि आप गायनी वार्ड में या गायनी डिपार्टमेंट में काम करते हो और मैं आपको डेटा दे दूं नेफ्रोलॉजी वार्ड में या ऑन्कोलॉजी वार्ड में, तो बीइंग अ फीमेल इट इज टू मच डिफिकल्ट कि आप यहाँ पे स्टडी भी करते हो, दूसरी साइड पे जॉब भी है, तीसरी साइड पे आप डेटा कलेक्शन और ऑन्कोलॉजी वाले आपको डेटा भी नहीं दे रहा, तो फिर आखिर में मजबूर हो के अपना टॉपिक बाद में चेंज कर देते हो। तो इससे पहले बेहतर है कि आप एक दिन 2 दिन सोचिए और अपना इंटरेस्ट डेवलप करेंगे। जी टॉपिक है, इस एक्सेसिबिलिटी मेरा होगा कि नहीं और मेरा डेटा कलेक्शन में इजीली ले सकता हूँ कि नहीं। अगर नहीं ले सकते हो तो आप इस टॉपिक को फिर छोड़ दें, क्योंकि बाद में आपको मसला होगा और आप जब एक दफा इंट्रोडक्शन लेके फिर इसका लिटरेचर रिव्यू करें, ठीक है, आपको जो डेटा टूल्स हैं वो डिजाइन करें और आखिर में कलेक्शन की जाती है, कलेक्शन में आप फंसते हो। इससे बेहतर है कि आप पूरे रिसर्च प्रॉब्लम डिजाइन कर उठाने के वक्त आप इस पे सोचें। और जो लास्ट वन है दैट इज कॉल्ड एक्सेसिबिलिटी। एक्सेसिबिलिटी में मैंने आप लोग बताया कि आपकी बजटिंग इसमें होते हैं, आपकी फाइनेंशियल सपोर्ट इसमें होते हैं, आपके जो सुपरवाइजर है क्या इसमें आपके साथ हेल्प आउट करते हैं कि नहीं। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को फर्स्ट बताया कि जी आप रिसर्च करते हो और आपको सुपरवाइजर ने कहा कि आप कोरिलेशनल स्टडी करें, आप रेंडमाइजेशन करें। तो रेंडमाइजेशन में तो आप एक्सपेरिमेंट करते हो, एक्सपेरिमेंटेशन में आपके पास कंट्रोल ग्रुप होगा, आपके पास स्टडी ग्रुप होगा, तो जब आप दोनों को सेलेक्ट करते हो तो स्टडी ग्रुप तो वैसे आप स्टडी नहीं कर सकते हो, आपको तो वॉलंटियरली चांस नहीं देते, आपने उसको पेमेंट देना है, आपने इसके लिए क्राइटेरिया बनाना है, आपने इसके लिए इन्वायरमेंट से जाना है। ठीक है, तो या अगर क्वालिटेटिव स्टडी भी आप करते हो, जस्ट फोकस ग्रुप डिस्कशन करते हो, तो फोकस ग्रुप डिस्कशन में भी ये होता है कि आप इसके लिए टी ब्रेक, लंच या वगैरह बहुत सारी चीजें अरेंज करना है, स्टेशनरी अरेंज करना है। तो क्या आपके पास इस तरह की बजट है कॉलेज की तरफ से, या अगर आप पर्सनली करते हो तो अगर ये चीज है तो फिर आप ले लें। अगर बाद में आपके पास फिर पैसे नहीं होते हैं, आपके पास सपोर्ट नहीं है, तो फिर रिसर्च मतलब प्रॉब्लम्स तो आप फिर आइडेंटिफाई करोगे लेकिन आप इसका आंसर नहीं दे सकते। या मैंने आप लोगों को एक और एग्जांपल दी कि लेट्स सपोज आप स्टडी कर रहे हो लेकिन दैट इज आउट ऑफ योर डोमेन, आपको आपकी सुपरवाइजर ने जाओ ट्रांसजेंडर के ऊपर स्टडी कर, तो ट्रांसजेंडर के ऊपर जब आप स्टडी करते हो तो आप इसमें लिंक भी नहीं करते हैं, दूसरा ये कि आप उससे डेटा कैसे करेक्ट करें। तो फिर मैंने आपको एक और पॉइंट बताया कि दैट इज बाइस। ये भी होता है कि लेट्स सपोज आप कहते हो कि सर हम इस तरह करें कि मैं एक बंदा जो बहुत ज्यादा क्लोज है, ट्रांसजेंडर के साथ क्लोज है, मीन उसके साथ इन कांटेक्ट है, उसको मैं ट्रेन करूं, उसको मैं सारी स्टडी पर्पस और सारी चीजें बताऊं, फिर मैं इससे इंटरव्यू भी ले लूं, ठीक है, और फिर इसके बाद मैं उसको कहूँ कि जी आप जाए और इस बाकी लोगों से डेटा कलेक्ट करें। तो आपका डेटा कलेक्ट हो जाएगा लेकिन आपके क्वेश्चन फिर ये होगा कि देयर इज इंफॉर्मेशन बायस, कि जो आपके प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर है या आपका जो प्राइमरी इन्वेस्टिगेटर है, ये डेटा तो उसने खुद कलेक्ट नहीं किए हैं, तो हो सकता है कि वो जो बंदा है अपनी तरफ से इसमें चीजें ऐड करे, तो आपके डेटा उस जगह पे भी कैंसिल हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए ये जो टॉपिक है मैं बार बार इसलिए बार बार इस पे फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि जब हम रिसर्च ग्रुप बना देते हैं प्रोफाइला में तो सारे पोस्टारियल के स्टूडेंट्स आते हैं कि सर हमें तैयार टॉपिक दे दो। तैयार टॉपिक इजी है लेकिन आपके प्रोसेस फर्दर तो आप लोगों ने करना है। मैं तो आपको तैयार टॉपिक ये नहीं मतलब ये नहीं कि मैंने रिसर्च किया वो तैयार रिसर्च आपको दे दूं, मैं तो आपको एक आइडिया दे सकता हूँ, ठीक है, आप उस गाइडलाइंस को फॉलो करें। तो आइडिया मैंने आज आपको दी है कि जब हम जीसी आप लोगों से लेंगे तो जीसी में बस मेरा रिसर्च प्रॉब्लम यही है, तो मैं आपको सिर्फ 4 ये क्वेश्चन करूंगी, सिग्निफिकेंस क्या है इसका, रिसर्चेबिलिटी इसकी है कि नहीं, इंटरेस्ट इसमें है कि नहीं, और एक्सेसिबिलिटी लाइक स्पेशली द फाइनेंशियल सपोर्ट एंड लिंक विद योर फील्ड। बस अगर आप उस चीजों को डिफाइन कर सकते हो तो आप प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक है और आप आगे इसको प्रोसेस कर सकते हो। ठीक है, तो हम लोग ज्यादा इस बात में डरते हैं कि जी मेरा 2 महीने हो गए हैं और मेरा रिसर्च टॉपिक सेलेक्ट नहीं हुआ, तो इसलिए बार बार एक्सपोजर से ही मुझे पता चला कि पहले आप सही टॉपिक सेलेक्ट करें, 6 महीने में क्यों ना हो, फिर बाकी प्रोसेस जब आपके टॉपिक सही हो तो 6 महीने नहीं 2 महीनों के अंदर अंदर सारे प्रोसेस आप खत्म कर सकते हो। सो दैट इज व्हाई जो इंपॉर्टेंट चीज थे हमने यहाँ पे ये डिस्कस की। ठीक है, फर्दर अगर हम देखें
बाकी चीजें तो आइडेंटिफिकेशन ये भी मैंने कल आपके साथ डिस्कस किया था। अच्छा, अब अगर जब हम रिसर्च प्रॉब्लम उठाते हैं तो कौन कौन से एरियाज हमें हेल्प मिल सकते हैं। द फर्स्ट वन इज पर्सनल एक्सपीरियंस। जिस तरह मैंने आपको बताया कि अगर आप गाइनी वार्ड में काम करते हो, आप इमरजेंसी डिपार्टमेंट में काम करते हो, आप इंटेंसिव केयर यूनिट में काम करते हो, तो रोज आपको बहुत सारे हैजर्ड्स मिलते हैं, इश्यूज आते हैं, तो आप बेशक इससे एक्सपोजर ज्यादा मिलते हैं तो आप वहां पे भी ले सकते हैं। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, ठीक है, as well as critical appraisal of literature. So the secondary source जो है, आप लिटरेचर सर्च करते हो और लिटरेचर से आप मिल सकते हैं, प्रीवियस रिसर्च से, एग्जिस्टिंग थ्योरीज से, ठीक है। आगे हम इसकी भी ऊपर बात करेंगे कि थ्योरीज रिलेटेड टू हाइपोथेसिस, इसमें हम क्या करेंगे, ठीक है। और इस तरह मैंने आपको कहा कि जो इंट्यूशंस होते हैं जिसमें आप लोगों की मतलब एटीट्यूड्स, लोगों के इमोशंस, लोगों के एक्सपीरियंसेस, वो देख के आपको अंदाजा लगते हैं कि जी ये इस काम को मैंने आगे कैसे फॉरवर्ड करना है, ठीक है। एक्सपोजर टू द फील्ड सिचुएशन और कंसल्टेशन विद योर एक्सपर्टीज। यानी अगर फॉर एग्जांपल आपकी सुपरवाइजर है, या लाजमी तो नहीं है, आपके पास मतलब आईसीयू में मैनेजर काम कर रहे हैं, हेड नर्स काम कर रहे हैं, आप जाके इसके साथ भी बैठ सकते हो कि मैडम अगर इस आईसीयू में हम काम तो इतनी देर से करते हैं, लेकिन आपके ख्याल में यहाँ पे ऐसी कौन से बड़ी इश्यूज है कि उसको हाईलाइट करना है और रिसर्च के बेस पे हम इसको आंसर देना है, ठीक है। तो वो भी आपके साथ हेल्प आउट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर यही जो सारी एस्पेक्ट्स हैं, पर्सनल एक्सपीरियंस, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, ये आप लोग बाद में फिर डिटेल से देख के मैंने आपको ओवरऑल एक्सप्लेन की है, ठीक है। अब फर्दर फिर खुद स्टडी कर लें। अच्छा, यहाँ भी ये जो चीज है, where do ideas for research problem come from? So clinical experience, published study, पहले से पब्लिश स्टडी हो चुके हैं तो डेफिनेटली आप इससे आइडिया ले सकते हो, ठीक है। क्लिनिकल या नर्सिंग प्रैक्टिसेस और रिसर्च एंड पीयर इंटरेक्शंस, नर्सिंग लिटरेचर। क्लिनिकल एक्सपीरियंस के क्या है, if you are experienced, if you are in experience or have long experience of learning skills or observing existing nursing practice, you will probably have to deal with many problems, imperfection, inconsistencies, puzzles, or some